नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सौरमंडल के भाग 2 के बारे में, ठीक है? जिसमें जो बचे हुए जो ग्रह हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और स्पेशली पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी को थोड़ा-सा हम डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है? और अगर आप रेडियो हेड ऑपरेटर, यूपी कांस्टेबल और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप बेझिझक पढ़ सकते हैं। सारे कंटेंट वही हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे बचे हुए ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और मंगल तक हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी थी। मंगल के बाद हम बात करेंगे बृहस्पति की, ठीक है? एक मिनट, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है? जुपिटर, जुपिटर, ठीक है? तो देखिए, इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है? और यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है, ठीक है? अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है, घूर्णन करता है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यानी कि अपने अक्ष पर ये सबसे तेज घूर्णन करता है, ठीक है? और सबसे बड़ा ग्रह है ये। कभी कभी फैक्ट में डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया जाता है। और देखिए, एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जिनके मतलब उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, वो कौन है? तो वो बृहस्पति ग्रह ही है। इसके सैटेलाइट आप ध्यान दीजिएगा, 79 इसके उपग्रह हैं, ठीक है? इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक परिक्रमा जब ये करने में जो पूरा समय लगाता है वो जैसे कि मान करके चलिए कि कम से कम पृथ्वी को जो समय लगता है ना, उसका 12 गुना इसको टाइम लगता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से 12 गुना का मतलब क्या हो गया कि 12 वर्ष। भाई पृथ्वी एक साल में लगाती है चक्र सूर्य का, तो ये कितने में लगाएगा? तो ये लगाएगा 12 वर्षों में, 12 वर्ष पर एक चक्कर, एक चक्कर ये लगाएगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं शनि के बारे में। शनि, तो शनि जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है? तो देखिए, पहला तो सभी लोग को मालूम होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो शनि है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और शनि के चारों ओर एक वलय पाए जाते हैं, ठीक है? और इनकी संख्या जो है वो तकरीबन 7 के करीब मानी गई है, ठीक है? तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय है, यानी कि रिंग है, ठीक है? चारों तरफ वलय, वलय, ठीक है? यानी कि रिंग। संख्या कितनी इनकी है? तो ये 7 है, ठीक है? और इसके मतलब सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ठीक है? उपग्रह क्या नाम है इसका? टाइटन। ये कई बार पूछा जा चुका है, टाइटन, ठीक है? तो कैसे आप ध्यान रखेंगे? तो सैटर्न का टाइटन, देखिए दोनों में नो ना आ रहा है, शनि को ही सैटर्न कहते हैं, ठीक है? तो सैटर्न का टाइटन ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ याद हो जाएगा।
फिर फोबे नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। जैसे मान लीजिए जिस दिशा में सब लोग करते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते होंगे, तो ये इसका उल्टा एकदम चलता है ये, ठीक है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है, ठीक है। यानी कि इसका जो घनत्व है, घनत्व ऐसे लिख लीजिए, घनत्व जल से भी कम, जल से भी कम, जल से तो कम ही है और सारे ग्रहों से भी कम है, सारे ग्रहों से भी कम। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। ये चीज़ हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि शनि ग्रह को आप अपने हाथ में उठा लीजिए, ठीक है, और उसको क्या करिए कि ले जा करके नदी में फेंक दीजिए। तो पता क्या होगा? वो डूबेगा नहीं, वो पानी के ऊपर आगे तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो घनत्व है ना, वो जल से भी कम है, ठीक है भाई। जब उसके बराबर जब घनत्व होता है तब तो डूबने के चांसेस हो जाते हैं, और जब ज़्यादा घनत्व हो जाता है तब तो पक्का डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका जो जल से भी घनत्व इसका कम हो जा रहा है शनि का, तो भाई इसीलिए ये डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसको पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य का कितना लग जाता है? 29 साल लग जाता है, 29.5 वर्ष इसको पूरा एक चक्कर लगाने में लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं अरुण। अरुण अरुण ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा इसको कि इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं विलियम हर्सल, विलियम हर्सले, ठीक है। क्या किए थे? इन्होंने खोज किया था किसका? तो अरुण ग्रह का, ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में कि अरुण जो है वो अपने अक्ष पर वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि सारे ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम ये घूर्णन करता है। पूरब से पश्चिम मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पूरब हो गया, यहाँ पर ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे ऐसे राउंड करता होगा ये, ठीक है, ऐसे 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 राउंड करता है। और बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब मीन्स कि वो लोग ऐसे ऐसे राउंड करते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। बाकी ग्रह ऐसे ऐसे, यानी कि बाकी ग्रह जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा कि अरुण ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है। 1 मिनट, देखिए मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरुण जो ग्रह है वो क्लॉकवाइज चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पूरब से पश्चिम चल रहा है ना, यानी कि 1 मिनट रुकिए, सब पॉइंटर भी दिखता नहीं है ना कभी कभी। देखिए जैसे मान लीजिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? सभी ग्रह पश्चिम से पूरब चलते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम अपने अपने एक्सिस पर यानी कि अपने ध्रुव पर चलता है, ठीक है, घूमता है। मतलब पूरब से पश्चिम यानी कि ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज ही तो हुआ, ठीक है, ये क्लॉकवाइज ही तो हुआ, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। और बाकी जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वो लोग पश्चिम से पूरब यानी कि पश्चिम से ऐसे शुरू करेंगे और पूरब में ऐसे, वो लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था। आगे आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। तो इसके जो उपग्रहों की जो संख्या है इस पर बता पाना संभव नहीं है।
यहीं बता देता हूँ। इसके जो उपग्रह हैं वो 27 उपग्रह हैं इसके, यानी कि अरुण के 27 उपग्रह हैं, ठीक है। और अरुण के चारों ओर भी वलय है, ठीक है, वलय वलय है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक शनि और एक अरुण, शनि और अरुण दोनों के चारों तरफ क्या है, वलय है, यानी कि रिंग है, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए अरुण जो है अपने अक्ष पर इतना ज़्यादा मतलब ये झुका हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है। तो इसको कभी कभी लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, क्या कहते हैं, मतलब इसको लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। तो अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर ये बहुत ज़्यादा ही झुका हुआ है, ठीक है। अरुण पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। इसका कारण मैंने अभी आपको बताया ही, ठीक है, कि इनका जो रोटेशन होता है वो बाकी ग्रहों से विपरीत होता है। यानी कि बाकी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करते हैं, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जब रोटेट करेंगे, ठीक है, तो उनके यहाँ जो सूर्योदय होगा वो पूरब में होगा, ठीक है। भाई पश्चिम से पूरब की तरफ आप रोटेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ पूरब में होगा। लेकिन ये क्या करता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। याद कैसे करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, तो ये पूरब, ये पश्चिम, तो पृथ्वी कैसे रोटेट करेगी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करेगी, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्योदय कब होगा, यहाँ पर पूरब में हो जाएगा। लेकिन बाकी ग्रह जो हैं, बाकी ग्रह कह रहे हैं मतलब ये आपका अरुण जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेट करता है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ, इसीलिए इसके यहाँ जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है अरुण, अरुण, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि जैसे बुध सबसे करीब था सूर्य के, वैसे ही सबसे दूर हो जाएगा, सूर्य से सबसे दूर, सबसे दूर अरुण वरुण, ठीक है। सॉरी ये वरुण होगा ना, वही तो हम भी कहें कि वरुण, वरुण, ठीक है। सूर्य से, सूर्य, सूर्य से सबसे दूर, ठीक है, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है ये, ठीक है। इसको जो मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, 165 वर्ष इसको समय लग जाता है पूरा एक मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है। और वरुण के जो उपग्रहों की जो संख्या है वो है 14, याद रखिएगा। और एक फैक्ट हमेशा पूछा जाता है कि वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस का मतलब ये बादल छाया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस है जो कि वरुण के चारों तरफ है, तो वो मीथेन गैस है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीथेन गैस जो है ये वरुण के चारों तरफ एकदम छाई हुई रहती है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो बस इतना याद रखिए, नाम इनका बहुत लंबा है लेकिन बस इतना याद रखिए कि वरुण के जो खोजकर्ता हैं वो गाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपका काम बन जाएगा, 1846 में इन्होंने खोज किया था इसका, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है, ठीक है, जीवन है, सिर्फ यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, ठीक है। और पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा है। पहला मैंने बताया ही था कि पहला बुध पड़ेगा, फिर बुध के बाद शुक्र आएगा, फिर शुक्र के बाद पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण वरुण, ठीक है, ऐसे होते हैं ये। तो दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर है ये, ठीक है, और आकार में पाँचवा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आकार में क्या है, पाँचवा है, और दूरी में क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए दूरी में
और आकार। तो आकार में 5वां लिख लीजिए और दूरी में तीसरा, ये 3 तीसरा, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। दोनों विषम संख्याएं ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों विषम संख्याएं हैं, ठीक है। इसका एकमात्र जो उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होता है ना, उसके अक्ष पर झुके होने के कारण और परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। अगर ये झुकाव नहीं होता और यहाँ पर मान लीजिए कि सन है, ठीक है, तो इस सन का अगर ये चक्कर नहीं लगाता और अपने अक्ष पर अगर ये झुका नहीं होता तो क्या होता, तो ऋतु परिवर्तन नहीं होती। यानी कि ऋतु परिवर्तन होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि पहला चीज़ तो ये अपने अक्ष पर झुका है और दूसरा कि ये परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए ऋतु परिवर्तन। 2 वजह है इसका, एक अपने अक्ष पर झुकना, अपने अक्ष पर झुकना, और दूसरा परिक्रमण, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऋतु परिवर्तन के लिए, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। आगे है, 1 मिनट रुक जाइए, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋतु परिवर्तन तो आप देख लिए कि क्यों हो रहा है भाई। वो अपने मतलब वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि रात और दिन क्यों होता है, तो रात और दिन का जो वजह है, रात प्लस दिन, रात और दिन का कारण क्या है, रात और दिन का कारण जो है वो है घूर्णन, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये अक्ष पर होता है, ये अक्ष पर होता है, ठीक है, या परिभ्रमण। अरे भाई पृथ्वी में 2 प्रकार की गति है ना, एक परिक्रमण है एक परिभ्रमण है। तो परिभ्रमण क्या होता है, वो अपने अक्ष पर ही जब रोटेट करती है, ठीक है। और परिक्रमण क्या होता है, जब वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो ध्यान रखिएगा कि दिन और रात का जो कारण है वो है घूर्णन अपने अक्ष पर, यानी कि परिभ्रमण। लेकिन ऋतु परिवर्तन का जो वजह है वो क्या है, वो परिक्रमण है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इसी पेज पर। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, ये परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक पॉइंट है जो कि हमेशा पूछा जाता है, चलिए उसके पहले एक और पॉइंट बता देता हूँ कि ये 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, सोच रहे हैं कितना स्पीड है ये। इसी स्पीड के साथ ये चक्कर लगा रहा है, किसका, सूर्य का। यानी कि सूर्य का जब ये चक्कर लगाता है तो 29.8 यानी करीब करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, परिक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो कितना समय इसको लग जाता है, तो इसको लग जाता है कुल 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट। ऐसा आप इसको याद रखिएगा, मिनट नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। तो ये जो 365 दिन जब हो जाता है तो मान लीजिए कि एक साल में 6 घंटा बढ़ गया, फिर अगले साल में 6 घंटा बढ़ जाएगा, फिर अगले साल में 6 घंटा बढ़ जाएगा, फिर अगले साल में 6 घंटा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 यानी कि 24 घंटा हमारा पूरा एक दिन आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, चौथा साल, तो चौथे साल में क्या होता है, ये होता है लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष होता है ना हर 4 साल पर, तो ये इसी वजह से हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि
पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट, यानी कि सूर्य से सबसे निकट कब होती है? तो ये होता है 3 जनवरी। 3 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कब होता है? तो ये होता है 4 जुलाई, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 3 जनवरी को सबसे करीब और 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। आगे देखते हैं। आगे है आपका 21 मार्च, जो कि अभी आने वाला है, और 23 सितंबर, ठीक है। क्या होता है? दोनों गोलार्धों में दिन और रात एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अगर है तो इधर हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 12-12 घंटे का दिन और रात हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अभी मैंने बताया ना आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है ना, सबसे बड़ा दिन, इसमें लिख लीजिए, सबसे बड़ा दिन कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ये कब होगा? ये होगा 21 जून को, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा? तो ये होगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो होगा 21 जून को, ठीक है। और सबसे छोटा दिन कब होगा? तो ये होगा 22 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप दक्षिणी गोलार्ध की जब बात करने लगते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो दिन होता है, सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा? आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21 जून, ठीक है। यानी कि कहानी पूरी उलट हो जाती है, समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे जो जितने भी ग्रह थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पृथ्वी की। स्पेशली पृथ्वी का एक चैप्टर कल मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिसमें हम उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेंगे। और जो भी देशांतर हैं और जो भी विषुवत रेखा हैं, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इन सारी रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। इनसे जो जाने वाले जो इन रेखाओं से जो जाने वाले जो देश हैं, जो कि कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।